नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम स्टडी 91। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस, कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं और पैसिव में एक्टिव अगर बनाना हो तो क्या तकनीक लगाते हैं। और इसी श्रेणी में हम लोग लेकर आए हैं आज इस पर बेस्ड एक्सरसाइज। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग पढ़ने के बाद क्या करते हैं, पढ़ना अधूरा रह जाता है। जब तक आप उस पर बेस क्वेश्चन ना सॉल्व कर लो आपके समझ में पूरी बात नहीं आती है। तो पहले हम लोग ने इसके बारे में पढ़ लिया। अगर आपसे मिस हो गया हो कि एक्टिव पैसिव होता क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, तो आप जरूर देखें मेरे इससे पहले वाला लेक्चर और उसके बाद जाके यहाँ पर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ पर होंगे क्वेश्चंस और 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करके रखना होगा कौन सा सही होगा। तो चलो भाई, बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हुए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन पहले पढ़ लें। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, यानी किसी में भी हो सकता है, या तो एक्टिव में हो सकता है, पैसिव में हो सकता है, डजंट मैटर, किसी में भी हो। आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस सजेस्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस। अगर यहां पर एक्टिव लिखा हुआ है तो पैसिव में चेंज करना, अगर पैसिव लिखा हुआ है तो एक्टिव में चेंज करना है। और यहां पर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बना के फ्रेम नहीं करना, बल्कि आसानी ये है कि ऑप्शंस में से देखना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस गिवन रहते हैं, राइट, कि कौन सा ऑप्शन इसका पैसिव या एक्टिव होगा। तो सबसे पहला काम ये देखना कि सेंटेंस जो हमारा लिखा हुआ है वो पैसिव में है या एक्टिव में है। तो यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सेंटेंस हमारा पहला लिखा हुआ है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, शट द डोर, शट द डोर। तो पहचानना हमारा काम कि एक्टिव है या पैसिव है। अगर ये पैसिव होता तो इसमें थर्ड फॉर्म जरूर होती वर्ब की, हमारे पास कोई भी थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब, और शुरू किससे हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, यानी कि एक्टिव में है, कहा जा रहा है ना, शट द डोर। इसका मतलब ये एक्टिव में है, इसका पैसिव बनना है। तो क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो पहला तरीका क्या है कि यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। लेकिन क्योंकि यहां पर तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट दिया रहता है हमारे इंपरेटिव सेंटेंस में तो क्या करते हैं, लेट का यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं। फिर वो जो ऑब्जेक्ट आता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एज ए सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पर। और उसके बाद क्या आ जाता है, बी आ जाता है और V3 आ जाता है। ये मैंने बताया था कि लेट के साथ बी का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं करना। अगर आपको टाइम आपका बचाना है, अपना टाइम, तो क्या करना है, सीधे सीधे लेट वाला ऑप्शन देखो। यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर तो मिला नहीं, तो क्या गया, लेट वाला ऑप्शन देखो, लेट वाला ऑप्शन देखो, बाकी सब में तो नहीं है, लेट वाला देख लो, सब कुछ सही लिखा हुआ है। लेट द डोर बी शट, शट की तीनों फॉर्म शट ही रहती है, इसका मतलब ये सही हो गया, सी। क्लियर। तो कितनी आसानी से आपने देखा कि विद इन 2-3 सेकेंड्स आप कर सकते हो नेक्स्ट। और हाँ, अगर आप कोई लेंदी सेंटेंस इस टाइप का देख लेना तो घबरा मत जाना, छोड़ मत देना कि हम नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंदी सेंटेंस है, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं पढ़ने का, क्योंकि आपको पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको क्या चेक करना है, हेल्पिंग वर्ब चेक करना है टेंस के अकॉर्डिंग। देखो, ऑल द एग्जामिनीज हैव आंसर्ड, इसका मतलब ये लिखा हुआ है किसमें, ये लिखा हुआ है एक्टिव में। अगर पैसिव होता तो हैव बीन आ जाता, राइट, है ना। और अगर पैसिव होता तो आईएनजी फॉर्म के साथ, अगर होता तो बीइंग आ जाता, अगर उसका पैसिव बना होता इज एम आर के साथ। और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता तो इज एम आर आता, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। क्योंकि सिर्फ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये एक्टिव में है। तो चलो भाई, आप ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। सॉरी, तुरंत क्या करना है, जैसे यहां पे आपने वर्ब देखी हैव, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, या तो हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा। तो अब यहां पर क्योंकि हैव आंसर्ड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर है, तो पहला काम, जैसे आपने कहा हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, तो ऐसे जितने भी ऑप्शंस जिसमें हैज हैव नहीं है उनको हटा दो। देखो, इसमें हैज हैव है, नहीं है, क्रॉस नहीं आ सकता। इसमें हैज हैव है, नहीं है, इज लिखा है, ये भी नहीं आ सकता। इसमें देखो वॉज लिखा है, हैज हैव इसमें भी नहीं है। तो यानी कि पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट या क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कहना क्या चाह रहा है वो भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने यहां पर देखा कि हैव, तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि वो लेटर वाला फिगर हमको याद है कि कैसे हमने बताया था आपको कि कोई भी इंडेफिनिट में वही हेल्पिंग वर्ब लगती है जो उसकी कॉन्टिन्यूअस में लगती है, यानी इंडेफिनिट हो तो इज एम आर।
अगर कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो उसके कॉन्टेक्स्ट में लगती है, यानी एजएमआर प्लस बीईआईएनजी और लग जाता है। अगर कोई भी परफेक्ट होता है तो उसमें वही हेल्पिंग वर्ब लगती है जो उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगेगी, क्योंकि यहां पर परफेक्ट है, क्योंकि यहां पर हैज या हैव का यूज किया गया है। जब यहां पर हैज या हैव है तो यहां नहीं कि इसमें ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, हैज बीन, हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब होती है। तो बिना कुछ देरी किए हम लोग डी वाला ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। मैंने तो पूरा पढ़ा भी नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखिए आंसर लगा दिया। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट देयर ग्रुप लीडर। देखो इलेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्या क्या था, एजएमआर, एजएमआर देखो कहां कहां पर है, हैज बीन नहीं हो सकता, लीडर इज ये हो सकता है, वॉज, अब देखो इलेक्ट में वॉज कैसे, इलेक्टेड होता तो वॉज आता, ये भी नहीं हो सकता, आर ये भी हो सकता है। अब देखो जब हमने कहा कि यहां पर इज वाला सही हो सकता है, आर वाला सही होता है, अब यहां पर आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वही तो सब्जेक्ट बनेगा। द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट, जो कि प्लूरल था, देयर ग्रुप लीडर, लीडर, लीडर क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अब देखिए यहां पर द ग्रुप लीडर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आइदर बाय कंसेंसस और बाय वॉइस वोट। ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, एक्स्ट्रा वर्ड्स एज इट इज रह जाएंगे। तो आपका काम क्या था, ग्रुप लीडर क्या है, सिंगुलर, इसलिए क्या लगा दिया, इज लगा दिया, बी सही हो गया। आर वाला गलत हो गया, क्योंकि अगेन यहां पर देखो उसने चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एज इट इज रख दिया, आर इलेक्टेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, टेक योर टाइम, 10 सेकंड के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि किसका आंसर क्या होगा। द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज ऑथर्ड अ डजन नॉवेल्स एंड अ नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस। उम्मीद है आंसर सभी का आ चुका होगा। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले वर्ब को देखना है, यानी कि टेंस पहचानना कौन सा है। द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली हैज ऑथराइज्ड और सॉरी ऑथर्ड ए डजन नॉवेल्स। इसका मतलब ये हो गया परफेक्ट का टेंस। इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कनेक्टेड है, राइटर के बारे में बता रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट किस वर्ब के साथ कनेक्टेड है, तो ऑब्जेक्ट इस वर्ब की सॉरी किस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, वर्ब, राइट। तो ये वर्ब किसके साथ कनेक्टेड है, ये देखिए ये वर्ब हो गया हैज ऑथर्ड ए डजन नॉवेल्स। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। कुछ नहीं करना, आपने देखा कि यहाँ पर अगर हैज है तो हैज बीन या हैव बीन आएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल, ए डजन नॉवेल्स की बात कर रहा है जो कि प्लूरल है, और साथ ही साथ क्या है, एंड नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शन, यानी कि प्लूरल है। प्लूरल में क्या लगा देना, हैव बीन लगा देना है। सारे ऑप्शंस भूल जाओ, बस एक याद रखना जिसमें हैव बीन लगा हुआ है। किसमें लगा है, हैव बीन। इसमें तो हैड बीन आ गया, ये नहीं हो सकता। हमें टेंस नहीं चेंज करना होता, वही टेंस रहेगा। हैज नहीं आ सकता, वर नहीं आ सकता, बचा क्या, हैव बीन, ये सही हो गया, बी लगा के चले आना। ए डजन नॉवेल्स एंड ए नंबर ऑफ पोएट्री कलेक्शंस हैव बीन ऑथर्ड बाय द राइटर हु पास्ड अवे रिसेंटली। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, इंडिया वॉन फ्रीडम विद द ब्लड एंड स्वेट ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस। तो इंडिया क्या जीता, फ्रीडम, बस इसी तो काम है हमको। वॉज, इंडिया वॉन लिखा हुआ ना, वॉन, वॉन का मतलब क्या, पास इंडेफिनिट, पास इंडेफिनिट का मतलब ये वॉज या वर का यूज करेंगे, और फ्रीडम क्या है, सिंगुलर है, इसलिए फ्रीडम वॉज आ जाएगा। तो अब देखें फ्रीडम वॉज, अब देखो फ्रीडम वॉज दो जगह लिखी, फ्रीडम वॉज वॉन बाय इंडिया। अच्छा देखें यहां पर बाय के साथ क्या आएगा, बाय 100 आएगा, नहीं, यहां पर इंडिया वॉन फ्रीडम, क्योंकि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फ्रीडम वॉज वॉन बाय इंडिया, ये वाला सही हो जाएगा, बिना कुछ बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रीडम वॉज वॉन बाय इंडिया, और किस चीज के साथ, विद द ब्लड एंड, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, ये एडिशनल वर्ड्स है, ये एज इट इज सेंटेंस में रह जाएंगे, क्योंकि हमारा काम है जब भी हम लोग एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाएं, हमारा पहला काम क्या है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, they will have completed the work by the time we get there. तो आपको देखना है कि आपके पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कहां पर है। They will have completed the work, यहीं पर मिल गया तो इसी का पैसिव बन जाएगा।
द वर्क की बात कर रहा है और विल हैव लिखा हुआ, तो इसका मतलब विल हैव बीन का यूज करेंगे। द वर्क विल हैव बीन यहां पर होगा, वही सही होगा। द वर्क विल हैव बीन, द वर्क विल हैव बीन यहां पर भी, द वर्क विल हैव बीन यहां पर नहीं है ना, दो में है। अब क्या करना है, ये दो अगर आपको मिल गया तो इसमें कंपेरिजन करो। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी हैव गॉट देयर। कोई भी चेंज एडिशनल वर्ड्स में कोई भी चेंज नहीं करना होता। बाय द टाइम वी गेट एज इट इज रहेगा, बाय द टाइम वी गेट इसका मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी गेट देयर। सेवेंथ, चले भाई कोशिश करें सेवेंथ वन सॉल्व करने की और बताएं मुझे आंसर क्या होगा। द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल गया ना, मिल गया बिल्कुल। द लिटिल बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, द मैन है। ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, और क्योंकि आस्क्ड है इसलिए वॉज से वर्क यूज करेंगे। द मैन के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा। यहां जहां पर वॉज हो वहीं पर रुक जाना भाई। हैज बीन नहीं हो सकता, काट दिया। यहां पर अब देखो वॉज के साथ बीइंग भी नहीं लग सकता। रीजन क्या है, आस्क्ड है, इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में वॉज या वर्क का यूज करेंगे लेकिन बीइंग का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए द मैन सब्जेक्ट ना, द वे टू एथेंस सब्जेक्ट थोड़ी हमारा। द मैन वॉज आस्क्ड द वे टू एथेंस बाय द लिटिल बॉय, पहला वाला। क्लियर है, कोई डाउट? नेक्स्ट, व्हाई डिड शी ब्रेक द गार्डन वॉल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया हमारे पास। कुछ नहीं करना, अगेन लुक एट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, शी हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, और गार्डन वॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यही बन जाएगा सब्जेक्ट। गार्डन वॉल यहां पर सब्जेक्ट है, तो अब क्योंकि डिड लगा हुआ है गार्डन वॉल के साथ आ जाएगा वॉज। गार्डन वॉल के साथ वॉज, हेड वाला हटा दो, विल वाला हटा दो। और अब यहां पर देखें वाई द गार्डन वॉल वॉज यहां पर आया, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाई के तुरंत बाद वॉज आएगा। वाई वॉज द गार्डन वॉल ब्रोकन बाय हर, राइट? कोई डाउट तो नहीं? ये वाला क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि वॉज यहां पर है, जबकि इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। क्लियर है, टी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यू शुड नॉट ऑफर मीट टू वेजिटेरियन। बहुत अच्छी बात है, जो वेजिटेरियंस हैं उनको मीट ऑफर नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है बात भी नहीं करनी चाहिए वेजिटेरियंस के सामने। नॉन वेज की महापाप है। चलो भाई आंसर बताएं। यू शुड नॉट लगा हुआ है, तो मैं अब आपको बता दूं कि जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, शुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इसमें आपको बी लगाना है उन्हीं वर्ब्स के साथ। तो यहां पर ये मीट यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, इसके साथ शुड नॉट भी लगेगा। देखो शुड नॉट भी कहां पर है, शुड नॉट बी, नो नहीं, शुड नॉट बी। देखो अब आप यहां पर देखिए, मीट भी ऑब्जेक्ट है और वेजिटेरियंस भी ऑब्जेक्ट है, दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। तो आप जिससे चाहे उससे बना सकते हैं। ये जो ऑप्शंस है इससे बनाया गया है। शुड नॉट भी आपका देखना काम क्या है, शुड नॉट भी जहां पर हो। शुड नॉट भी कहां पर लिखा हुआ है, ना तो इसमें है ना इसमें है। इसमें तो नॉट है नहीं यहां पर, है ना। तो क्या आ जाएगा, वेजिटेरियंस शुड नॉट बी ऑफर्ड मीट, ये सी वाला शुड बी, राइट। शुड नॉट बी, शुड नॉट के बीच में बी लग जाएगा। नेक्स्ट 10th वन, यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी। इसका मतलब ये किस में बना है, पैसिव में बना हुआ है। अब इसका एक्टिव बनाना है। अगर पैसिव में विल बी है तो एक्टिव में सिर्फ विल होगा 100%, है ना। देख लो भाई, विल कहां पर है, वुड तो होगा ही नहीं, कोई नरेशन थोड़ी जो वुड लगा देंगे। बाय मी है, इसका मतलब आई सब्जेक्ट होगा, है ना। अब आई के साथ यहां पर देखो विल बी आएगा नहीं, विल बीइंग आएगा नहीं, क्योंकि विल बी का जब एक्टिव बनेगा तो सिर्फ विल आएगा। तो आई विल टेक केयर ऑफ यू, ये वाला। क्लियर है?
नेक्स्ट 11th, पीपल आर रेजिंग ए ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है विरोध करना, प्रोटेस्ट करना। सो बिकॉज पीपल आर रेजिंग, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इसका पैसिव होगा उसमें यहां पर बीइंग जरूर लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस हैज वाला नहीं हो सकता, है ना। अब इज बीइंग यहां तो आया है, लेकिन यहां पर देखें ह्यू एंड क्राई एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, है ना। अब देखो यहां पर ब्रोक है और हैज है, ये हो नहीं सकता। एक में यह लास्ट वाले में देखो फर्नीचर यहां पे लगा दिया, ह्यू एंड क्राई एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन। अब ये तो आपने लगा दिया, लेकिन ये रेजिंग वाला कहां गया, ये तो आया नहीं। ये किसमें आ रहा है, देखो इसमें आ रहा है, रेज्ड इसमें आ रहा है। अब देखिए यहां पर जो फर्नीचर है, फर्नीचर सिंगुलर है या प्लूरल, देखो तो फर्नीचर आर बीइंग या फर्नीचर इज आ जाएगा, फर्नीचर इज होगा ना, तो कौन सा ही, सी वाला। तो यहां पर देखिए आपके जो नाउन की नॉलेज थी वो भी काम आई, क्योंकि फर्नीचर क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन, तभी मैंने कहा कि हर एक चैप्टर जो इंग्लिश का होता है वो कनेक्टेड होता है आपस में। अगर एक में भी आपने गलती कर दी, एक भी सही से नहीं पढ़ा, तो हो सकता है आपसे यहां पर गलती हो जाए, और फर्नीचर के साथ आप आर लगा दो, इसलिए यहां पर आप देखेंगे ये जो आर आया है, ये जो आर आया है, ये पीपल के लिए आया, क्योंकि नया सब्जेक्ट हमारे पास पीपल था। लेकिन अब तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यही ह्यू एंड क्राई हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, यहाँ पे फर्नीचर हो गया। और ये दोनों के दोनों चीज हमारे साथ क्या होती है, एक साथ यूज होती है, ह्यू एंड क्राई। ऐसा नहीं कि एंड लगाए तो आर हो जाए, इसका मतलब क्या था, प्रोटेस्ट होता है, वो सिंगुलर होता है, तो यहां पर भी सिंगुलर लगेगा इज, और यहां पर भी सिंगुलर लगेगा इज, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट। कोई डाउट तो नहीं इसमें। नेक्स्ट 12th, one cannot expect children to understand these problems। अब देखें, वन कैनॉट एक्सपेक्ट चिल्ड्रन, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, राइट। कैन नॉट लगा हुआ है तो कैन नॉट बी होगा, चिल्ड्रन कैन नॉट बी। अब चिल्ड्रन कैन नॉट बी वाले सेंटेंसेस कहां शुरू है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। सो चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अंडरस्टूड, नहीं। जब आपने यहां पर बी लगा दिया तो यहां पर भी एक और आपको थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। पैसिव जब बनाओ तो एक ही जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, वो भी सफिशिएंट होता है, दो जगह लगा दो गलत हो जाएगा। तो चिल्ड्रन कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, दिस वन सी, नॉट डी, कि दोनों का पैसिव बना दिया आपने, नहीं, एक का बनता है, एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस का बनता है। टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स, सी वाला से हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अंडरस्टूड कर दिया, ये भी थर्ड फॉर्म यहां पर कर दिया, ये भी पैसे बनाने की कोशिश कर, दो पैसे अलाउड नहीं एक सेंटेंस का, ऐसे एक ही सेंटेंस में। नेक्स्ट, एड्स ऑन टीवी इंक्रीज द सेल ऑफ एनी कमोडिटी। एड्स ऑन टीवी जो होते हैं वही इंक्रीज करते हैं सेल को, तो इसका मतलब ये है प्रेजेंट डेफिनेट, इंडेफिनिट के साथ इज एमआर, द सेल क्या है, इज है, द सेल ऑफ एनी कमोडिटी इज, कहां लिखा है, द सेल ऑफ एनी कमोडिटी इज बीइंग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज प्रेजेंट डेफिनेट है, ये आ नहीं सकता है, ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, बचा क्या, द सेल ऑफ एनी कमोडिटी इज इंक्रीज बाय एड्स ऑन टीवी, है बी वाला। क्लियर। तो देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनका आंसर बहुत ही फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 से 10 सेकंड के अंदर आप ऑप्शन का बता सकते हो कि कौन सा आंसर सही होगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो मस्ट आ गया तो मस्ट के साथ मस्ट बी लगना चाहिए ना, मस्ट बी वाला ऑप्शन किसमें है, रिस्पेक्ट द एल्डर, वी मस्ट नहीं, नहीं, ये भी नहीं, बस हमने मस्ट बी देखा और पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ा और आपका आंसर आ गया। द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, और यहां पर
बाय अस लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में कि अगर दे हो, वी हो, ऑल हो, पीपल हो, समवन हो, समबडी हो, नो वन हो, नो बडी हो, इनके साथ हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंडेफिनिट्स होते हैं सारे के सारे, इसमें पता नहीं होता कौन, तो ए वाला सी हो जाएगा, मस्ट बी। नेक्स्ट चले आते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लिखा है यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। विल बी का मतलब बच्चों ये हुआ कि ये है पैसिव और इसके एक्टिव में आएगा सिर्फ विल, तो सिर्फ विल कहां पर है, इसमें है, लो लगा दिया। देखो सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा, सिर्फ क्या पढ़ा कि विल बी अगर लिखा है तो इसके एक्टिव में क्या होगा, विल होगा। देखो टाइम कितना सेव कर रहे हैं, विद इन 5 सेकेंड आंसर। आपको सर यहां पर दे तो था नहीं, कैसे लगा दिया दे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या लगाया है क्या नहीं, कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए, मैंने क्या कहा, बस आपको 3 चीजें देखनी होती, और उसमें भी उन 3 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपको वर्ब देखनी होती है, यानी कि टेंस पहचानना होता कौन सी है। तो टेंस यहां पर देखें आप विल भी लगा रखा है, इसका मतलब ये पैसिव हो गया, इसके एक्टिव में विल लगेगा तभी तो विल भी लगा होगा, तो विल वाला ऑप्शन देख लिया हमने, ये हो गया। बाकी सब में किसी में कैन है, किसी में शैल है, इसलिए राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक बात और बता दें, यहां पर कभी कभी क्या होता है एग्जाम वाले थोड़ी कलाकारी करते हैं, दिमाग खेलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपको देंगे ही नहीं देंगे, लेकिन हाँ ये दे देंगे कि दे शैल लुक आफ्टर। आप कहोगे यहां तो विल लगा, यहां शैल कैसे आ जाएगा। अगर बाकी सारे ऑप्शंस नहीं आ सकते तो मजबूरन आपको ये वाला सही करना पड़ेगा, बाकी सारे बिल्कुल गलत है, तब यहां पर आप शैल लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि आपके पास विल वाला ऑप्शन है इसलिए यही लगाओगे, शैल की तरफ नहीं जाओगे। 16th, have the box broken, have the box broken, इसका मतलब ये है, ब्रोकन का मतलब क्या हो गया, ये बना हुआ है किसी के द्वारा ना, पाओ किसी के द्वारा, तो इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही है। तो सिंपली क्योंकि ये पैसिव है इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, है ना। तो अब देखिए फर्स्ट फॉर्म ये तो आ नहीं सकता, हैव तो यहां पे कुछ आया, क्योंकि यहां पे हैव का मतलब ये थोड़ी कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगी हैव, राइट। हैव का मतलब यहां पर है गेट से, है ना। तो क्या गेट समवन लगा दें, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, नहीं, इतना लेंथी हमें बनाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को लग सकता है कि यहां पर गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स हो जाएगा, नहीं, यहां पर गेट समवन तब लगाते जब ये कहता कि यहां पर अगर ये होता गेट, अगर यहां पर होता गेट द बॉक्स ब्रोकन, अगर सेंटेंस ये होता तो ये लगा सकता था कि गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, इसका पैसे हो जाता, लेकिन क्योंकि यहां पर गेट नहीं बल्कि हैव है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि तुम दूसरे से काम कराओ, खुद भी काम कर सकते हो। जबकि गेट में क्या होता है कि दूसरे से आपको काम कराना, जैसे मैंने कहा गेट योर हेयर कट, यानी अपने बाल कटवाओ, तो यहां पर जब खुद भी काम कर सकते हो तो इतना लॉन्ग सेंटेंस की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि शॉर्ट सेंटेंस की तरफ जाएंगे। अगर आसानी से काम हमारा चल जाता है शॉर्ट सेंटेंस से, तो क्या लगा देंगे, ब्रेक द बॉक्स, हैव द बॉक्स ब्रोकन, राइट। यही सही हो जाएगा डी वाला, आपको लेंथी सेंटेंस की तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे भी आपका मीनिंग क्लियर हो रहा है। 17th, डू यू इमिटेट अदर्स, इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना, क्या आप दूसरों की नकल उतारते हो। तो डू से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, इसका मतलब ये हुआ कि ये है भैया क्या, ये है एक्टिव, और इसके पैसिव में क्या आ जाएगा, इसके पैसिव में इज एम आर आ जाएगा, और वो इज एम आर आगे लगा होगा। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि अदर्स ऑब्जेक्ट है तो अदर्स के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। अब देखिए आर अदर्स बीइंग नहीं आएगा बच्चे, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर डू लगा रखा है, डू लगा रखा है, इसका मतलब इंडेफिनिट है, और इसके कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर ही आएगा, बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आर अदर्स imitated by you, C. Clear? 18th, did the noise frighten you, क्या नॉइज जो आई उसने आपको डरा दिया। अगेन पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में क्या आएगा, फिर वॉज या वर आएगा। यू हमारा ऑब्जेक्ट है तो यू के अकॉर्डिंग नया सब्जेक्ट जो बनेगा वो यू बनेगा, तो यू के अकॉर्डिंग क्या रख देंगे, वर लिख देंगे यहाँ पर। तो वर यू का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है,
वर यू फ्राइटन नहीं, फ्राइटेंड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है ना, वर यू फ्राइटेंड, बी। क्या कितनी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं बिना किसी डाउट के। नेक्स्ट, यू मस्ट लुक इनटू दिस मैटर। मस्ट वाले में मस्ट बी देख लो कहां पर लिखा हुआ, मस्ट बी मस्ट बी मस्ट बी। लो भाई कहीं मिला ही नहीं मस्ट बी। अगर आपको मस्ट बी ना मिला तो शुड बी से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मे बी एक अलग सेंस देता है, शुड और मस्ट सेम सेंस देते हैं, इसलिए ये हो जाएगा दिस मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू। देखा आपने कलाकारी, कभी कभी एग्जाम वाले यही करते हैं, बच्चे सोचता है कि अरे यार क्वेश्चन तो गलत आ गया, अब ना करे छोड़ दे। नहीं, बहुत आसान था, मस्ट बी शुड बी के बराबर है। अगर मस्ट बी का ऑप्शन होता तो शुड बी ना लगाते, तो मस्ट बी लगाते, क्योंकि शुड बी का ऑप्शन है और मस्ट बी का ऑप्शन नहीं, इसलिए शुड बी की तरफ जाएंगे। तो ये कलाकारी करते हैं कभी कभी एग्जाम वाले। नेक्स्ट अगला देखें, दार्जिलिंग ग्रोस टी, दार्जिलिंग पैदा करता है टी, करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका मतलब इज एम आर का यूज करेंगे, और टी क्या है, सिंगुलर, तो टी इज ग्रोन इन दार्जिलिंग, ये वाला डी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, स्टॉर्म जो तूफान था उसने काफी डैमेज किया। अगेन क्योंकि यहां पर डिड लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पैसिव में आ जाएगा क्या, वॉज या वर, क्योंकि डैमेज क्या है वो भी सिंगुलर, इसलिए आ जाएगा वॉज। तो अब यहां पर वॉज वाले ऑप्शन देखो, द स्टॉर्म चेंज नहीं किया, ये नहीं हो सकता क्योंकि यही तो सब्जेक्ट था। अरे भाई डैमेज यहां पर उठ के आगे आ जाएगा, मच डैमेज के साथ क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, ये वाला मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉर्म। नेक्स्ट चले आते हैं और देखते हैं क्या है। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, नॉट येट, अभी तो नहीं भाई, अभी एंड नहीं आया। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज, अगेन वी आर रीचिंग लिखा हुआ, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस में वही वर्ब आती है एम आर, और साथ में बी ई आई एन जी लगता है। और क्योंकि दी एंड यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इस का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इज आया है वही ऑप्शन हमारा सही होगा, और साथ में बीइंग भी आना चाहिए। इसके साथ बीइंग कहां पर है, ये द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस, ये देखिए डी वाला। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। बाकी सब किसी में देखिए बीइंग नहीं था। 23rd, आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। तो आई एक्सपेक्ट यू यही हमारा सेंटेंस है जिसका हमें पैसिव बनाना है। बाकी तो एडिशनल वर्ड्स हैं, टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, एडिशनल वर्ड उसका कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब, मेन वर्ब हमको ये बताएगा कि टेंस कौन सा टेंस, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इंडेफिनिट में इज एम आर का यूज करते हैं, और यू के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, इसलिए यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड नहीं, जब आपने एक्सपेक्टेड लगा दिया तो इसकी भी थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। कनेक्टेड सेंटेंस में अगर एक पार्ट का आपने पैसिव बना दिया, दूसरे पार्ट का बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों पार्ट का आपको पैसिव नहीं बनाना है। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, बी वाला, राइट। कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे देखा आपने। नेक्स्ट देखिए 24th, इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। अब देखें सारे के सारे शुरू है इट इज टाइम से, इट वॉज नहीं आ सकता सडनली, टेंस नहीं चेंज करना हमें। इट इज टाइम दैट टी हैड कहां से आ जाएगा, अगर यहां टू है तो यहां पर टू का ही कॉम्बिनेशन जाएगा और बी का यूज करेंगे। देखो टू का कॉम्बिनेशन बी के साथ कौन सा है, वॉज भी नहीं हो सकता, शुड कहां से आ गया, नहीं हो सकता, हैड भी नहीं हो सकता, बचा क्या, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ये वाला आपने एज इट इज रख दिया और इसको लगा दिया टू बी टेकन, यानी किसी के द्वारा, तो सेंटेंस हमारा सही हो गया। देख, इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। पैसिव में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, सेंस सेम रहना चाहिए। 25th, why did you not agree to my proposal? Did लगा है बच्चों, was या were का यूज करेंगे, you सब्जेक्ट है, my proposal ऑब्जेक्ट है, यही proposal जो है ये सब्जेक्ट बनेगा, इसलिए यहां पर was का यूज करेंगे। तो why was
वाई माई प्रपोजल वॉज ये गलत हो गया क्योंकि वाई के बाद तुरंत वॉज आएगा, इंट्रोगेटिव है ना। वाई माई प्रपोजल नॉट अग्रीड बाय यू, इसमें सिर्फ टू पे छोड़ दिया, ये भी गलत हो गया। अब देखें इन दोनों में कंपेयर कर लो। वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड टू बाय यू या अग्रीड बाय यू, क्योंकि अग्री के साथ टू लगाना जरूरी है यहां पर प्रपोजल के लिए, इसलिए, और तुम्हारे द्वारा बाई तो लगेगा, साथ में टू भी लगा रहेगा, तो क्या आ जाएगा जहां पर टू है, देखो ये वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड टू यू बाय यू, सॉरी टू बाय यू। जैसे ये ऐसे सेंटेंस जैसे हम कहें कि आई लव्ड एट हिम, मैं उस पर हंसा, इसका पैसिव कैसे बनेगा, एट लगा रहेगा क्योंकि इसके साथ लगता ही लगता है प्रपोजन, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज लव्ड एट बाय मी। देखा आपने, सेम सेंटेंस यहां पर भी लिखा हुआ है, इसलिए टू लगाना जरूरी है। नेक्स्ट 26, हर मदर बॉट द हाउस, उसकी माने खरीदा क्या, घर। देखिए बॉट सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, वॉज एवर का यूज करेंगे, हाउस हमारे पास सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा, तो वॉज का कॉम्बिनेशन हाउस के साथ कहां पर है, वॉज बीइंग हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला। देखा कितनी जल्दी आंसर बता, 5 सेकंड के अंदर आंसर बता दिया मैंने आपको। विल भी नहीं आ सकता, हैड भी नहीं आ सकता, वॉज बीइंग नहीं आ सकता क्योंकि कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए क्या लगा दिया, द हाउस वॉज बॉट बाय हर मदर। राइट, कोई डाउट तो नहीं इसमें, फिर से एक बार चेक कर लें भाई, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे भाई गलती इंसानों से होती है, भगवान से थोड़ी गलती करने आते हैं, हम इंसानों से होती है, एक टीचर भी इंसान ही है, आप भी इंसान हो। क्या हुआ कि मुझे आपसे थोड़ा सा ज्यादा आता है, डजंट मैटर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ सिखा नहीं सकते या मुझसे गलती नहीं हो सकती। बिल्कुल, आई विल एक्सेप्ट, अगर मुझसे कोई गलती हो गई मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि मेरा काम है गलत नहीं पढ़ाना बल्कि सही पढ़ाना। नेक्स्ट 27, डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट। सो डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, यह है इंपेरेटिव सेंटेंस, या तो इसका ये हो कि यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द पेशेंट, तो ऐसा कुछ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास लेट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, क्योंकि लेट लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट गिवन होता है हमारे इस इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो क्या कह सकते हैं इसको, लेट द पेशेंट नॉट बी डिस्टर्ब, सी वाला, लेट द पेशेंट नॉट बी डिस्टर्ब, राइट। और इवन ये भी कह सकते हैं द पेशेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ये भी कहा जा सकता है। इवन ये भी कह सकते हैं यू आर नॉट अलाउड टू डिस्टर्ब द पेशेंट, ये भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि कहने का तरीका पैसिव का कुछ भी हो सकता है, मेन बात यह है कि सेंस सेम आना चाहिए सेंटेंस का, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो लेट द पेशेंट नॉट बी डिस्टर्ब ये वाला है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये वाला लगा देते, राइट, डी वाला। 28, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, लिविंग द हाउस से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, आई हो गया सब्जेक्ट, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, यहां पे मिल गई मेन वर्ब, बस हमारा काम 35 हो गया। यहां पर क्या करना है, बस सिंपली सॉ लिखा हुआ है, वॉज एवर का यूज करें, ही के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा, तो ही वॉज सीन। अब ही वॉज सीन दो जगह लिखा हुआ है, ही वॉज सीन टू बी नहीं, लिविंग सफिशिएंट है, टू बी लिविंग लगाने की जरूरत नहीं, ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट, शीबा पोस्टेड ए लेटर, शीबा ने एक लेटर पोस्ट किया। क्या आप बता सकते हो कि इसका पैसिव क्या होगा? अब मैं नहीं बता रहा, अगले क्वेश्चंस 3-4-6 क्वेश्चन और बचे हैं, वो आपको बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा आपको। चलो कमेंट बॉक्स में लिखते चले हो जाओ। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, इसका आंसर बताएं। क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया।
शीबा पोस्टेड सेकंड फॉर्म द मेन वर्ब आया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज का या वर्ब का यूज होगा इसके पैसिव में, और ए लेटर लिखा हुआ जो कि सिंगुलर है इसलिए वॉज आ जाएगा, ए लेटर के साथ वॉज आ जाएगा, ए लेटर के साथ वॉज आएगा लेकिन बीइंग तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। ए लेटर वॉज पोस्टेड बाय शीबा। नेक्स्ट, lion may be helped even by a little mouse। क्या कहने मतलब है, एक लॉयन हेल्प किया जा सकता है किसके द्वारा, एक छोटे से माउस के द्वारा भी। इवन, इवन का मतलब क्या, भी। आप चाहो तो इसका हिंदी में अनुवाद करके भी पैसे बना सकते हो। मैंने कहा सेंटेंस लिखा हुआ है, एक लॉयन की हेल्प हो सकती है छोटे चूहे द्वारा भी। इसका मतलब तो ये पैसे बनाओ ना, इसका मतलब एक छोटा चूहा भी हेल्प कर सकता है लॉयन की। अब देख लो इसका अनुवाद ट्रांसलेशन कहां पर लिखा हो, एक छोटा चूहा भी हेल्प कर सकता है लॉयन की, और टू लगाने की जरूरत नहीं है। कैन के बाद इवन जाएगा नहीं, और कैन क्यों लगाएंगे जब मे लिखा हुआ है यहां पर, इवन नहीं, मे इवन हेल्प लॉयन, इवन की पोजीशन ये नहीं होगी। इवन, इवन का मतलब यहां पर ये है छोटा चूहा भी, और वो इवन उसके साथ रहेगा। इवन लिटिल माउस में हेल्प इज लाइन, ये वाला जाएगा, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट 31st, वो 38 था या राइट, 30वां था, ये 31वां। चलो भाई बताएं आंसर क्या होगा। The management is planning a new project with my company. The management, जल्दी से आप बताओ, you have 15 seconds of time. You have to answer within 15 minutes, then 15 seconds, then I will be coming back to you. अदरवाइज अगर आप देरी करोगे क्वेश्चन का आंसर, दिन मेरा अंग्रेजी वाला मोड ऑन हो जाएगा, फिर मैं अंग्रेजी बोलता रहूंगा। मैं बहुत अवॉइड करता हूं पता है, एज ए टीचर ऑफ इंग्लिश मैं बहुत कंट्रोल करता हूं कि मुझसे ज़्यादा इंग्लिश ना निकले मुंह से। क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूं हिंदी बोलने में। लोगों की मानसिकता क्या होती है, कोई अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रहा है तो वो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, स्मार्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो ये समझता हूं जब जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तब वो चीज़ आनी चाहिए। हिंदी की रिक्वायरमेंट है हिंदी बोलो, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है इंग्लिश बोलो, लेकिन डू नॉट शो ऑफ, शो ऑफ ना करो कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। तो इस प्लानिंग क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस का टेंस। कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं इज एम आर के साथ BEING। तो देख लो कहां पर BEING लिखा हुआ है, वॉज की तरफ नहीं जाएंगे, इसका पास थोड़ी बनाना है, वॉज वाले काट दो सारे। ए न्यू प्रोजेक्ट इज, और यहां पर देखो वॉज के साथ बीइंग काट दिया, बचा क्या, इसमें तो बीइंग है नहीं, बचा क्या, ये वाला बचा। ए न्यू प्रोजेक्ट इज बीइंग planned with my company by the management. नेक्स्ट, काफी लोग इसमें गलती करते हैं जब नरेशन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो वो इसमें मर्ज कर देते चीजों को, इसका वॉज कर देते हैं। एक्टिव पैसिव में ध्यान रहे कभी भी टेंस आपका प्रेजेंट से पास्ट या पास्ट से प्रेजेंट में नहीं जाता, कभी चेंज नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी, मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, बाकी चीजें एज इट इज रहती हैं। Next is the melody has been composed wonderfully by A.R. Rahman. Has been लगाने का मतलब, बाकी साथ में थर्ड फॉर्म आने का मतलब जानते हो क्या हुआ, कि ये पैसिव है। अगर ये पैसिव है तो इसके एक्टिव में हैज या हैव जरूर लगा होगा, सॉरी इसके एक्टिव में, इसके पैसिव में बीन लगा है तो इसके एक्टिव में हैज हैव जरूर होगा। और क्योंकि बाय A.R. रहमान है इसका मतलब वही ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनना वही सब्जेक्ट होगा और उसके साथ हैज लग जाएगा, A.R. रहमान हैज आएगा। हैड आ गया, गलत काट दो, ये भी गलत हो गया। हैज बीन नहीं,
हैज, ये ए आर रहमान हैज कंपोज द मेलोडी वंडरफुली, राइट। नेक्स्ट, again you have 15 seconds to answer this particular question. I'm waiting for you all guys. The army was helping the poor to reach their homes. The army was helping the poor to reach their homes. वॉज हेल्पिंग का मतलब अगेन BEING का यूज होगा, और ये पैसिव नहीं है, इसके पैसिव में BEING लगेगा। बीन वाला देखते ही काट दो, इसमें BEING नहीं, काट दो, इसमें BEING नहीं, काट दो, बचा क्या, ये वाला, एक बार चेक कर लो। द आर्मी वॉज हेल्पिंग द पुअर वर बीइंग हेल्प्ड बाय द आर्मी टू रीच देयर होम्स, बिल्कुल सही है बी वाला, राइट। नेक्स्ट क्या देखें, ही हैड लेफ्ट द जॉब। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, सॉल्व करके बताएं। He had left the job, एक्टिव में लिखा हुआ है, इसके पैसिव में हैड बीन आ जाएगा। हैड बीन किस में है बच्चे, सिर्फ एक में है। यहां पर देखो हैड लगा दिया जबरदस्ती का, है ना। हैड बीन आएगा, हैड बीन किस में है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचेगा द जॉब हैड बीन लेफ्ट बाय हिम, ये बी वाला ऑप्शन, राइट। Next and the last one, but not the least every time, ऋत्विक wrote the script a year ago. ऋत्विक ने ये स्क्रिप्ट लिखी 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले स्क्रिप्ट लिखी गई ऋत्विक के द्वारा। इसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हो। द स्क्रिप्ट वॉज, बीइंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रोट है, वॉज रिटन। द स्क्रिप्ट वॉज टू बी नहीं, वॉज बीइंग नहीं, हैड बीन नहीं। द स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय ऋत्विक ए ईयर अगो, राइट। कोई डाउट, कोई समस्या? अगर कोई समस्या नहीं तो हो जाए थैंक यू। तो उम्मीद है 35 क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत लेंथी क्वेश्चंस है, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस है, कैसे होंगे सर, क्या हमें पूरा यहाँ पर दिमाग लगा के पूरा रिफ्रेम करना पड़ेगा सेंटेंस को, इसके एक्टिव को, इसके पैसिव को? लेकिन नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ा। बस मैंने कहा 3 चीज़ों को देखो, आपको सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है और वर्ब देखना है। वर्ब अगर 3 चीज़ें नहीं देख सकते उसमें भी क्या देखो, सिर्फ वर्ब देखो। अगर सिर्फ वर्ब देखने से काम चल जाता है तो यू कैन मूव टू द नेक्स्ट लेवल, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हो। सबसे पहले आपने क्या देखा, वर्ब है। वर्ब के अकॉर्डिंग आपने डिसाइड किया इज, एम आर, वॉज, वर क्या लगना चाहिए, हैज बीन, हैव बीन, और आपने नए वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हुए लगा दिया वर्ब, और यहाँ से आपका आंसर निकला कि आ गया। यानी कि एक्टिव पैसिव एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो एक्टिव पैसिव करना चुटकियों का खेल है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती इसमें। और बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। नए नए क्वेश्चंस लगाओ, लगभग 100 क्वेश्चंस लगाओ एक्टिव पैसिव के, तो समझ में आएगा, और भी ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि और भी ज़्यादा कैसे कैसे एग्जाम में नए तरीके से दिया जा सकता है। तो इसी के साथ मैंने अपनी बात कंप्लीट किया, और आप अब कुछ बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको कैसा लगा और कौन सा क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया, और अगर आया है तो वही बताए कि मुझे ये समझ में आया अच्छे से। क्लियर है? तो मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।